हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके जान गए होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हम लोग हल करने जा रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जीएस का और 70 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा और टोटल 200 मार्क का पेपर होगा। तो आप लोग ये देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पेपर को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गद्य काव्य मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन ए केशवराम भट्ट, ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी को कहा जाता था। उर्दू, हिंदवी, रेख्ता, यामिनी। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जो अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी थी उसको यामिनी भाषा कहा जाता था और उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा कि लल्लू लाल को उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय दिया जाता है। हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से लंबी कविता नहीं है। ऑप्शन ए जगत सच्चाई सार, ऑप्शन बी बसंत वियोग, ऑप्शन सी प्रलय की छाया, ऑप्शन डी जूही की कली। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा जूही की कली। जूही की कली एक छोटी कविता है जिसको कि निराला जी ने लिखा था और इसको प्रकाशित करने के लिए सरस्वती पत्रिका में भेजे थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको ठुकरा दिया था। तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो उस स्टोरी में हम लोग नहीं जा रहे हैं, आगे प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर चौथा है कि समर शेष है शीर्षक दो लेखकों द्वारा लिखित किस विधा की रचना है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका सही उत्तर क्या होगा। उपन्यास कहानी या उपन्यास नाटक या कहानी निबंध या उपन्यास और उपन्यास। दो लोगों ने समर शेष है नाम से लिखा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास और उपन्यास। तो जैसा कि पहला जो उपन्यास लिखे थे अब्दुल बिस्मिल्लाह जी 1980 में लिखे थे, समर शेष है। उसके बाद आपके विवेकी राय ने भी समर शेष है नाम से उपन्यास लिखा है, जो कि 1988 में लिखे थे। ठीक है, बाकी समर शेष है नाम से एक काव्य संग्रह भी है, वो रामधारी सिंह दिनकर का, तो वो काव्य संग्रह ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसलिए आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा उपन्यास और उपन्यास। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। किस कवि के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा जाता है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। पहला है रामविलास शर्मा, दूसरा है अज्ञे, तीसरा निराला, चौथा शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। आइए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। कथन किस निबंध का है। यह रामचंद्र शुक्ल के निबंध का कथन है, तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि यह कथन किस निबंध से लिया गया है। तो छठवां नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा भाव और मनोविकार। आइए हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु में किन दो रचनाकारों के पत्रों का संग्रह है। दरअसल हम लोगों में पत्र साहित्य भी लगा है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, तो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि किन दो रचनाकारों ने इन पत्रों का मतलब आदान प्रदान किया था। अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो सातवां का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर। आइए हम आठवां प्रश्न देखते हैं। साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था।
यह कथन किस आलोचक का है? 8वां नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो 8वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 9वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी का भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का प्रतीक है, यह कथन किसका है? तो आप लोग सही उत्तर बताइए 9वां का। तो 9वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा इलाचंद जोशी। और जैसा कि मनोवैज्ञानिक की स्थितियों से जब भी क्वेश्चन बने तो उसमें आप लोग हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मनोविश्लेषणवादी जो लेखक हैं उसमें इलाचंद जोशी हैं, जैनेंद्र हैं, ये जो भारतीय परंपरा के हैं। उसके बाद आपके ये अज्ञेय हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इस पे भी एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस समय की बात है। आइए हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं, जो रहीम आछो बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादा तो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, में कौन सा अलंकार है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, असंगति अलंकार, विभावना अलंकार। तो 10वां नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा अर्थांतरन्यास अलंकार। 11वां प्रश्न देखते हैं, कंकन किंकिन निपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, में प्रयुक्त गुण कौन सा है? तो आप लोग गुण को बताइए। 11 नंबर का सही उत्तर दीजिए। तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य गुण। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो महाकाव्य नहीं है, निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पल्लव। बाकी आपका कामायनी भी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास भी है महाकाव्य है, और साकेत भी महाकाव्य है। आइए हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो आप लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में कृतिवासी रामायण का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। कृतिवास रामायण बंगला का रामायण है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है राम की शक्ति पूजा में। बाकी कंब रामायण का भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कूट प्रश्न आते हैं तो आप सही बता सकें। आइए 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो 14 नंबर का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, टालस्टाय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो 15 नंबर में आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह का टालस्टाय और साइकिल काव्य कृति है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों में बिहारी को माना जाता है। जैसा कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, तो बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बिहारी को हम लोग रीति सिद्ध परंपरा में रखते हैं, क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथों की सहायता तो ली लेकिन लक्षण ग्रंथ लिखे नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, अमोला के रचनाकार हैं, आप लोग बताइए। तो अमोला के रचनाकार त्रिलोचन है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। तो 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो रसमंजरी नंददास ने लिखा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रश्न बहुत सरल आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर ऐसा ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर, दुल्हन गाँव मंगलाचार हम घर आए हैं राजा राम भरतार। कविता के इस मतलब कबीर के इस पूरे पद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं? और ये आपको कूट करना है, कूट वाला प्रश्न है, तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से कूट आपके सही हो जाएंगे। 19 नंबर का सही उत्तर दीजिए।
तो कबीर के इस पंक्ति में सांग रूपक संयोजक का भी चित्रण किया गया है, आध्यात्मिक मिलन की भी अभिव्यक्ति है और रहस्यवाद की भी व्यंजना की गई है। यानी कि 1, 3 और 4 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मिलान वाले प्रश्न हैं, सुमेलित करना है रचना को रचनाकार से। तो आप लोग सुमेलित करिए और ये बताइए कि सही आंसर कौन सा होगा। तो 20 नंबर का, जैसा कि आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, यानी कि ए का दूसरा आपके 2 ऑप्शन में है। उसके बाद हम देखते हैं आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार आपका अज्ञेय का है, यानी सी का तीसरा। तो सी का तीसरा इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद हमको आगे देखना पड़ेगा। तो धूप के धान तो गिरिजा कुमार माथुर का है। डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट इस ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी भविष्य के लिए आप लोग देख लीजिए कि बी का चौथा सही होगा, यानी कि धरती जो रचना है वो त्रिलोचन की है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। आइए हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। तो सफ़ेद कौवा कहानी किसकी है आप लोग बताइए। तो यह मंजुल भगत की कहानी है। तो ये जैसे प्रश्न है ये रैंडम प्रश्न हो जाते हैं, आपके अगर जहन में याद है तब तो सही हो जाएगा और नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे। तो आइए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। तो तीसरी कसम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह रचना जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं, यह भी मिलान करना है। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित करिए। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि पाल मोगरा का स्कूटर जो है वो किसकी रचना है, आप लोग बताइए। तो ये उदय प्रकाश की रचना है। उसके बाद राजा निर्बंसिया किसकी है। तो राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की रचना है। तो ये जैसे इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, ये इन रचनाओं को सब लोग जानते हैं। तो बी का चौथा ऑप्शन 2 कॉलम में है। उसके बाद डी का पहला, तो डी के पहला देख लेते हैं। तो डी का पहला सिर्फ इसी में है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये होता है एलिमिनेट मेथड, इससे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो ऑप्शन बचते हैं उसको हम लोग ट्रिक कर लेते हैं भविष्य के लिए, ताकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग भूले ना। तो मेवाली जो है वो मोहन राकेश की रचना है। और उसके बाद सी ऑप्शन है, सी गुल की बन्नो, तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो रचना दी गई है गबन, गोदान और सेवा सदन। तो 24 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जिससे कि जो आपका सेवा सदन है ये 1918 में लिखा गया था। जो आपका गबन है वो 1931 में लिखा गया था। और जो आपकी गोदान है ये 1936 में लिखा गया था। ठीक है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुरेंद्र वर्मा। और सुरेंद्र वर्मा का जो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास है ये फिल्मी और रंगमंच की दुनिया को लेकर के लिखा गया है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर देखते हैं। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप में लिखा गया उपन्यास है। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिल करके कौन सा उपन्यास लिखा था।
तो 26 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाहकृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण किया गया है? तो 27 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बुनकरों के जीवन संघर्ष का। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये मिलान वाले प्रश्न हैं, सुमेलित करना है उपन्यासों को। तो आप लोग बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। जैसे जो तमस उपन्यास है तो वो सभी लोग जानते हैं कि ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। जैसे पीली आंधी है तो इसको भी सभी लोग जानते हैं कि प्रभा खेतान का है। उसके बाद नीला चाँद है तो नीला चाँद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ही लगा है, शिव प्रसाद सिंह का है। तो इस तरह से देखते हैं, ए का चौथा ऑप्शन, उसके बाद बी का पाँचवा ऑप्शन और उसके बाद डी का तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह से जो बचता है अंधेरे बंद कमरे, ये दूसरा ऑप्शन मोहन राकेश का हो जाएगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं, 28 नंबर खत्म हो गया। 29 का, हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो हानुस नाटक के रचनाकार आप लोग बताइए सही उत्तर। तो 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी। बाकी हानुस जो नाटक लिखा गया है वो चेकोस्लोवाकिया के घटना पर आधारित यह नाटक है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि हानुस मतलब किस घटना पर आधारित नाटक है? तो चेकोस्लोवाकिया की एक घटना है, उस घटना पर भीष्म साहनी ने यह नाटक लिखा था। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो आप लोग बताइए मादा कैक्टस नाटक किसका है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो आप लोग सुमेलित करके सही उत्तर दीजिए। 31 नंबर, तो राजश्री जैसा कि सब लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है, और अगर आप थोड़ा सा सतही ज्ञान रखते हैं तो आपको सिर्फ यही रचना मालूम होगी, इसके बाद आप कोई रचना समझ नहीं पाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत टफ लगने लगेगा, क्योंकि ए ऑप्शन जो तीसरा है उसको तीसरा तीनों ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रचनाओं को ज़्यादा याद करना पड़ेगा। उसके बाद यम गाथा जो है वो दूधनाथ सिंह की रचना है, तो बी का आपका हो जाएगा 5, तो बी का 5 नंबर आपके चौथे ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी और रचनाएं देख लेते हैं। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल का है, और उसके बाद सच कहूँ तो प्रभाकर छुत्री का है। आगे देखते हैं, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा नामक शीर्षक के लेखक कौन है? 32 नंबर का आप लोग उत्तर देंगे, तो आपका 32 का सही उत्तर हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा। आगे हम लोग 33 नंबर देखते हैं, प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो प्रभा खेतान ने कौन सी आत्मकथा लिखी थी? तो प्रभा खेतान की जो आत्मकथा है वो अन्या से अनन्या है, जो कि 2007 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है, तो हंस पत्रिका को किसने संपादित किया था? तो ये लोग सभी लोग जानते हैं कि हंस पत्रिका प्रेमचंद जी ने निकाला था। उनके जीवन का बड़ा एक उद्देश्य था कि मैं भी एक अपनी निजी पत्रिका निकालूं, तो इसको 1930 में प्रेमचंद जी ने निकाला था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे, और इस पत्र को उन्होंने 1877 ईस्वी में निकाला था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक बताइए। 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर दीजिए, तो 36 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए 37 नंबर देखते हैं, स्वच्छंदतावादी समीक्षक कौन है? तो स्वच्छंदतावादी समीक्षक के बारे में आप लोग बताइए, तो ये हैं नंदुलारे वाजपेयी जी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अध्यापक पूर्ण सिंह ने सिर्फ 6 ही निबंध लिखा था, तो आचरण की सभ्यता भी उनका प्रमुख निबंध है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है, निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि इन्होंने कविता क्या है, निबंध लिखा था। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। आगे की रचना में मैं क्यों लिखता हूँ का संबंध किस साहित्य की विधा से है? यानी कि इनकी जो मैं क्यों लिखता हूँ किस विधा की रचना है, आप लोग बताइए 40 नंबर का। तो यह निबंध विधा की रचना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। महादेवी जी के किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए गए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेखा चित्र जो लगा हुआ है उसमें महादेवी जी वर्मा का रेखा चित्र हम लोगों के सिलेबस में ही है असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 41 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरा परिवार, जो कि इन्होंने 1972 ईस्वी में लिखा था। और इसमें पशु पक्षियों का संस्मरण लिखी हैं, जिसमें 7 संस्मरण समाहित हैं, जिसमें आपके मोर का वर्णन है, उसके बाद गिलहरी का वर्णन है, उसके बाद आपके खरगोश है। तो इस तरह से गाय, कुत्ता, नेवला, इन सब लोगों का वर्णन किए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य कृति का नाम है, आप लोग बताइए 42 नंबर का सही उत्तर। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा कुछ चंदन की कुछ कपूर। 43 नंबर देखते हैं। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो 43 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। आगे देखते हैं। साखी सबदी दोहरा कही कहानी उपखान, भगत निरपति अधम कवि निंदय वेद पुराण, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो जैसा कि आप लोग इसका सही उत्तर दीजिएगा। बहुत लोगों के दिमाग में यही चलेगा कि कबीर दास की ही पंक्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 44 का सही उत्तर बताइए। तो 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। 45 नंबर देखते हैं। देसी बैना सब जन मिठा, किसका कथन है? तो इसको तो सब लोग जानते हैं, विद्यापति जी का कथन है। सूरदास को वात्सल्य का रस सम्राट किस आलोचक ने माना है? 46 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो शुक्ला जी ने इनको रस सम्राट, वात्सल्य का रस सम्राट माना है। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ था? 47 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो 47 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, ये तो मान लीजिए बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोग सही उत्तर बताइए। तो नाट्य शास्त्र के आपके प्रणेता हो जाएंगे भरत मुनि जी। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य का नाम। अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन सा है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा शंकुक, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सुखदु खात्म कोरस कहने वाले आचार्य हैं, तो आप लोग सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुणचंद। रस गंगाधर किसकी रचना है? 51 नंबर का आप लोग उत्तर बताइए। तो रस गंगाधर की रचना जगन्नाथ ने की थी। आगे हम लोग देखते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग सुमिलित कर दीजिए। ये काव्य लक्षण का उदाहरण किसने कौन सा दिया उसके बारे में मिलान करना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? पहला है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो शब्दार्थो सहितो काव्यम जो है आपका भामा का है। उसके बाद ननु शब्दार्थो काव्यम, तो ननु शब्दार्थो काव्यम आपका दंडी का है। उसके बाद शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह किसका स्टेटमेंट है? तो ये कुंतक का स्टेटमेंट है। उसके बाद राम वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका है? तो ये विश्वनाथ का है। तो जैसा कि ए का 3 आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग जरूर याद करिएगा। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया है विक्रम संवत 1800, दूसरा ऑप्शन है 1800 ईस्वी, तीसरा है 1798 ईस्वी, चौथा है 1802 ईस्वी। तो आप लोग विक्रम संवत में कन्फ्यूज मत होइएगा, 57 साल कम रहता है ईस्वी से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कभी कभी इसका महीना भी पूछ देता है, तो 10 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर पे, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन शामिल है? तो आप लोग सही उत्तर बताइए 54 का। तो 54 का आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? अर्धनारीश्वर नाम से किसने किसने रचना किया है आप लोग बताइए 55 नंबर। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर और दिनकर, इन लोगों ने अर्धनारीश्वर नाम की रचना की है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? तो सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन लिए हुए थी, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसको हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयुक्त किया जाता है, यानी महाप्राण की उपाधि दी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निराला। निराला को महाप्राण कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर है कि राहुल संकृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बताया कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए के साथ साथ क्या लाभ होता है? स्वास्थ्य का लाभ होता है? नहीं। व्यापार में वृद्धि होती है? नहीं। अनेक लोगों से परिचय होता है? नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न देशों के बीच भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, ये राहुल संकृत्यायन जी का मानना था। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 59 नंबर, मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु आप लोग सही उत्तर बताइए, तो रैदास जी थे। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ ने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। 61 नंबर देखते हैं, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है आवारा मसीहा, जीवनी विधा की है, दस्तावेज पत्रिका है, परशुराम की प्रतीक्षा निबंध है, उसके बाद बसेरे से दूर आत्मकथा है। तो जैसा कि सुमेलित नहीं है, नकारात्मक प्रश्न पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। ये निबंध विधा की रचना नहीं है, यह एक काव्य संग्रह है जो कि खंड काव्य है, और इसको आपके दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 62 नंबर, अपभ्रंश से प्रभावित रचना है? तो कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित थी? तो 62 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राउरवेल। तो ऑप्शन सी सही होगा। सही युग्म का चयन करिए, तो आप लोग बताइए सही युग्म क्या होगा? तो इसमें सही युग्म हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। बिहारी हिंदी में मारवाड़ी नहीं आती है, बिहारी में आपकी मैथिली आ जाती है, उसके बाद भोजपुरी आ जाती है, मैथिली, भोजपुरी और मगही आ जाती है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा भाषा क्षेत्रों को, और किस भाषा से मतलब किस अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो कौन सी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अवधी, क्योंकि आपकी भोजपुरी भी बिहारी हिंदी है, मगही भी, मैथिली भी, ये बिहारी हिंदी में आती है, जबकि अवधी आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आपका नकारात्मक प्रश्न पूछा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो 343 से 351 के बीच में
आपके जो संविधान के मतलब भाषाओं से संबंधित वो बंद किए गए हैं। तो इसमें 351 जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए योग दिया गया है। तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार कौन सा राज्य को सूची में नहीं शामिल है? तो 66 नंबर का आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। तो 66 का आपका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। ये राजभाषा अधिनियम की सूची जारी की गई थी जिसमें क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य जारी किए गए थे। तो उसमें पंजाब शामिल नहीं है, बाकी हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल शामिल किया गया है। आगे हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है बोलियों को उनके क्षेत्र से। तो आप लोग 67 का सही उत्तर बताइएगा। तो ब्रज भाषा जो है वो आपके अलीगढ़ में बोली जाती है, यानी कि ए का चौथा, और आपका इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद और मिलान कर लेते हैं भोजपुरी। तो भोजपुरी आपके छपरा में बोली जाती है। उसके बाद मैथिली आपके दरभंगा में बोली जाती है। उसके बाद अवधी, तो अवधी आपके सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो इससे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो आप लोग इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो मात्रिक छंदों में मात्रा 4 प्रकार की होती है। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बधु न होई मोर यह काला, में कौन सा छंद है? तो 69 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई छंद है, क्योंकि इसमें आपकी 16 मात्राएं हर एक चरण में होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका चौपाई छंद हो जाएगा। बाकी 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। रहीमन मोइन सुहाई अमी पियावत मान बिनु, बर विष देयल जो बुलाई मान सहित मरिबो भलो। तो इसमें बताना है कि कौन सा छंद प्रयुक्त है। तो जैसा कि रहीमन में एक मात्राओं की गणना कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, मोहि में 1 2 9 1, सुहाई में 1 2 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मात्राएं शामिल हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 11 और 13 जब मात्राएं आती हैं तो वहाँ पे सोरठा छंद होता है, और इसी का विपरीत 13 और 11 मात्राओं का जब समूह होता है तो वहाँ पे दोहा होता है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 70 का। इसके बाद जीएस का हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला कथन है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। यह विचार कलकत्ता विश्वविद्यालय का था। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा के उपयोग की अनुशंसा किया। तो आप लोग इस कथनों में से बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। तो जैसा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इसमें से कुछ भी नहीं कहा है, तो इसलिए आपका दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विमर्शक स्तर शिक्षण। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। G20 सम्मेलन के लिए भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है। तो G20 सम्मेलन के लिए आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो कोटक महिंद्रा को चुना गया है। उसके बाद आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। स्टार्स परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो आप लोग बताने का कष्ट करिए। तो चौथा का आपका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय से। आगे हम लोग देखते हैं गोल्डन समुद्र तट कहाँ है। तो गोल्डन समुद्र तट आपका उड़ीसा में है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 6वां नंबर देखते हैं। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि प्राप्त किया था।
तो आप बताइए किसको इसकी उपाधि दी गई है 6वां नंबर का? तो स्वामीनाथन जी को दी गई है, MS स्वामीनाथन। आगे हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, रूसी टीम, जर्मन टीम, अमेरिकन टीम, ब्रिटिश टीम। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो 7 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश टीम। 8वां नंबर देखते हैं, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा? तो आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से सही ऑप्शन का चयन करिए। तो 8 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी। आगे हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो आप लोग 9वां का सही उत्तर बताइएगा कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो 9वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले आपका आएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट हाथी और अंत में आएगा जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं, वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप लोग बताने का कष्ट करें। तो 10 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप लोग बताइए। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने भी किया और भैरव चांद ने भी किया। तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाए, ए और बी। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो 13 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष का। रेंगुर किसका नाम है? जो रेंगुर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो किसको कहते हैं? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता वह करता है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो वह कौन सा अध्यक्ष है जो उस पार्टिकुलर सभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी वो उसका अध्यक्ष होता है? तो 16 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। आगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, कूट करना है। तो कूट करके आप लोग सही उत्तर का चयन बताइए कि निम्न में दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और दूसरा ऑप्शन है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त रमा देवी थी। तो आप लोग बताइए कि ये इसमें से क्या सही है। 17 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो जो बेरोजगारी हो संरचनात्मक है। 20 नंबर कूट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा SSSEA परख IITI
यानी कि आपका ए बी सी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। शिक्षा में विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय है। 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो 21 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा नई तकनीकें जिससे शैक्षणिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूर्णतया बदल दिया है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 21 नंबर का ए ऑप्शन। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है। तो विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का समूह है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचानने के लिए किया जाता है। या इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित किया जाता है। या इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है। तो 22 नंबर का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किया हो रहा है। तो इस समय किस जनरेशन की कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5वें जनरेशन की कंप्यूटर का। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मेमोरी का जो प्रयोग किया जाता है वो स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। तो ये नॉर्मल सा प्रश्न हो जाएगा। 24 का सी ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर देखते हैं। कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहते हैं। जो कैप्स लॉक का यूज करते हैं हम लोग कीबोर्ड पे। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें 25 नंबर का। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हर बार प्रेस करने का पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर। वर्ष 2022 में संपन्न 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता था। तो इसका आप लोग सही उत्तर दीजिएगा 26 का। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ITBP। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2022 में मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़। तो आप सही आंसर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश रैना। तो 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। ईमेल से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रोग्राम का एक साथ डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर देखते हैं। अब हम लोग खत्म हो गया पेपर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता। तो बताइए 29 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संकेत महादेव सरगर। 30 नंबर और अंतिम प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण प्लांट को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई थी। 30 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को देखा होगा, अच्छे से हल किया है और कुछ सीखने को आपको मिला होगा इस वीडियो से। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। बाकी हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके।